नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। आज हमने एक नया टॉपिक लिया है, नए कवि को लिया है। मैंने सोचा 7-8 लोग ऐसे हैं जिनके विभिन्न टॉपिक हैं, उन टॉपिक को पूरा कर दिया जाए। बहुत दिन पहले वीरेंद्र तिवारी, शिवांक, विजय, हर्ष यादव, मुझे तो नाम भी नहीं याद आ रहे, एक मध्य प्रदेश क्षेत्र का बहुत योग्य विद्यार्थी है, शायद शिवांक ही है, बहुत बार निवेदन किया कि सर हमारी एनसीईआरटी बुक है, मैं मध्य प्रदेश का हूं, किसी ने कहा मैं झारखंड का हूं, और कविता भी बता दी, ये वाली कविता हमारी है। कविता है हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय। आज हम इस आत्म परिचय कविता की व्याख्या आपके सामने करें, उससे पहले एक बात बता दें आपको। ये कविता मैंने बहुत दिन पढ़ाई है, क्लास 12th के विद्यार्थियों। अब लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, कम से कम 2 पीरियड लगे हैं इस कविता को मुझे पढ़ाने में। स्वाभाविक है, एक दिन में खत्म नहीं हुई थी। आधी कविता एक दिन में, एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे 2.5 पीरियड लग गए, तीसरे दिन कविता के प्रश्नोत्तर जाके खत्म हुए जाकर के। कल्पना कीजिए, इस तरह का जितना मैंने बोर्ड में लिख रखा है, ऐसे 4 खंड होंगे कविता के। अब 4 खंड जब कविता के होंगे और एक खंड में अगर 20 मिनट भी लगे तो साथियों 80 मिनट हो जाएंगे। और 80 कितना कम करेंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। और 60 मिनट का वीडियो बना पाना, यदि मैं किसी तरीके से बना भी दूं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप कभी बैठकर एक साथ नहीं देख पाएंगे। विद्यार्थी आधा घंटे के बाद उबने लगते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ अंश आज ले लूं, कुछ अंश कल ले लूं। मेरा निवेदन अपने विद्यार्थियों से है, जितना अंश आज लूंगा उतना आप आराम से इसके बाद टाइम निकालकर दोबारा से सुनकर अपना कविता किताब सामने रखकर, कॉपी सामने रखकर उसे अच्छी तरह से स्टडी कर लें, ताकि अगले वीडियो जो आप देखें तो उसके आगे की काम चले। आइए पहले बात करते हैं 2 मिनट के लिए हरिवंश राय बच्चन। साथियों, जब मैंने शुरू में बच्चन जी को पढ़ाया उस समय ये कविता नहीं थी, उनकी दूसरी कविता थी। मैं आसाम में पढ़ा रहा था। ये बात आज से मैं समझता हूं लगभग 30 वर्ष पुरानी है। मैं आसाम में पढ़ाया करता था मिसामारी में, और जब मेरी अपनी आदत थी, पहले शीर्षक पर बात करता हूं, कवि पर बात करता हूं, परिवेश पर बात करता हूं, तब उस कविता पर आता हूं। स्वाभाविक होना भी चाहिए, प्रसंग और संदर्भ जरूरी हुआ करते हैं। तो मैंने पूछा हरिवंश राय बच्चन कौन है। मुझे दुख भी हुआ और ये मान लें कि नई पीढ़ी के नाते मुस्कुराहट भी आई। सारे लोगों ने एक ही बात कही कि हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। साथियों, ऐसी बात नहीं है। पिता का परिचय बेटे के द्वारा मिले, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब क्या पिता में कमजोरी है या पिता में कमी है? बहुत कोई बात, साधारण बात दूसरी है। कोई बिल्कुल कृषक परिवार का हो और बहुत बड़ा कोई व्यक्ति बन जाए तब। लेकिन सामान्य रूप से जहां तक बच्चन जी की बात है, बच्चन जी अपनी जगह पर बहुत महान विद्वान रहे हैं। और एक बात बता दें आपको, बच्चन जी अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब उनका चयन हुआ, साथियों उससे पहले बरेली में हुआ था, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, जब तेजी बच्चन जी से विवाह किया था। तो साथियों मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने कई जगह पढ़ा है और मैंने बच्चन जी को सामने बैठकर सुना भी है। बच्चन जी की जो कविता, तो बच्चन जी ने अपनी जो भी कविताएं लिखी, तो बच्चन जी अंग्रेजी के प्रोफेसर। उससे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी भारतीय का चयन नहीं होता था अंग्रेजी विषय में। शायद ये पहले व्यक्ति थे जिनका चयन अंग्रेजी भाषा के लिए भारतीय विद्वान का चयन किया गया। बच्चन जी कविता की और विशेषता, बच्चन जी को हमारे जैसे आपने छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, तमाम वाद पढ़े हैं, उसी तरीके से एक वाद हुआ और जिसका नाम था हालावाद। साथियों, हाला कहते हैं शराब को। हो सकता है 12th के बच्चों को उतना काम ना आए, लेकिन बाकी जो हमारे अन्य लोग हैं वो समझने की कोशिश करें। हाला माने शराब, मदिरा।
हालावाद एक पूरा इनकी कविता में, आप इनकी कविताएं पढ़िएगा, अरे 99.9% कविताओं में कहीं न कहीं हाला शब्द का, हाला का कोई पर्यायवाची हो सकता है, शराब हो सकती है, मदिरा हो सकती है, सुरा हो सकती है, कई शब्द आ सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कविता में शराब का वर्णन है। एक और आश्चर्य की बात बता दूं आपको, ये पहला व्यक्ति है जो हालावाद का प्रवर्तक भी है और जिसने ओंठों से आज तक अपने शराब नहीं लगाई है। बच्चन जी ने कभी शराब नहीं पी। गांधी जी ने स्वयं बड़ी प्रशंसा की थी बच्चन जी की। अरे बच्चन जी की जो मधुशाला पुस्तक है, पहली बार में ही लाखों की संख्या में बिक गई थी। आज भी वो पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध है। मंदिर मस्जिद बैर कराते प्रेम कराती मधुशाला। तो साथियों, एक बार हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। उनकी ये कविता आत्म परिचय, आत्म सेल्फ, अपना व्यक्तिगत परिचय, इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं आप, लेकिन आत्म परिचय, अपनी बात, अपने बात। छायावाद की एक परंपरा थी, छायावाद से प्रारंभ हो गया अपनी बात कहना। पहले लोग अपनी बात नहीं कहा करते थे। कबीर सुर तुलसी अपने को तो निम्न कहा करते थे, मगर जब आधुनिक काल आया और आधुनिक काल में कविताएं लिखी गई छायावाद से ही, तो मैं समझता हूं छायावाद के प्रत्येक कवि ने अपने बारे में कहना शुरू किया। जब निराला ने कविता लिखी तो वो लिखते हैं, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। इतना ही नहीं, महादेवी जी ने तमाम बार लिखा, मैं नीर भरी दुख की बदली, या जो तुम आ जाते एक बार। व्यक्तिगत अपनी कविताओं भी लिखने को शुरू कर दिया, है ना। पंत जी कहते हैं, न जाने नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको में। प्रसाद जी ने लिखा ये बहुत कुछ। तो कहने का साथियों, कहने का आशय ये कि अब आइए इसकी भाषा, भाषा इसकी शुद्ध खड़ी बोली है, ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली है। आत्म परिचय है, अपना परिचय कवि दे रहा है, ध्यान रखिएगा। कवि की पहली पंक्ति पढ़ने के बाद मैं आपको इसका प्रसंग बताऊंगा। कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। बस यही शब्द मिल जाता है, ये प्यार। बच्चन जी कहते हैं, कविता प्रेम रस में डूबी हुई है, कविता प्रेम की अभिव्यक्ति है, श्रृंगार की अभिव्यक्ति है, इसलिए यहां पर श्रृंगार रस हो जाएगा। खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, बोलचाल की भाषा है। आप देखें कविता बड़ी सहज भाषा से बनती चली गई है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। यहां लिख दिया फिर भी। लोग कहते हैं इसके बाद भी, क्यों भैया इसके बाद, किसके बाद? कहते हैं मैं जग जी, मैं अपने को, बच्चन जी कहते हैं मैं जग जीवन, अरे पूरे संसार का, आप जग माने विश्व मानते हैं, जग जीवन संसार का जीवन, सांसारिक जीवन। यहां सांसारिक जीवन से उसका आशय उसका परिवार, उसका समाज, उसके रिश्तेदार, उसके बंधु बांधव, उसके कुटुंबी जन, उसका एक छोटा सा परिवेश समाज। मैं जग जीवन का भार, जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। साथियों, सीधा सा अर्थ बताएं, एक साधारण सा उदाहरण दें आपको। भार कहते हैं बोझे को। जब हमारे ऊपर बोझा रखा हो तब हमें कोई बात सुझाई नहीं देती। जब बोझा हो, किस चीज का बोझा हो? अरे आपको भयंकर पेट में दर्द हो रहा हो और उस दर्द में कोई जाए आपसे प्रेम की बात करे, झटकर मारे, छोड़ यार मैं मरा जा रहा हूं दर्द की वजह से। और जब बोझा लदा हो, कल्पना कीजिए कोई ऐसा कारण हो, आप ट्रेन से उतरे, 2 अटैची हैं, एक होल्डाल छोटा मोटा है आपके पास, एक बैग है, कोई कुली नहीं मिला, आपने होल्डाल को लटका लिया, दोनों अटैचियां पकड़ ली, बैग पकड़ लिया, आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। उस समय कोई आपसे मजाक करे, सब बातें भूल जाओगे। हे भगवान, किसी तरह स्टेशन से बाहर निकलें, ऑटो टेम्पो जो कुछ मिलना है मिल जाए, सामान, भार बोझा। कहता है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। सीधा सा कहने का उसका अर्थ ये हुआ कि मेरे सामाजिक दायित्व हैं, पारिवारिक दायित्व हैं, स्वजनों के दायित्व हैं, अपने परिवार रिश्तेदारों के दायित्व हैं। इन सारे दायित्वों का निर्वाह करता हूं, कहीं उसमें कमी नहीं करता। मैं जग जीवन का भार फिरता हूं, सबकी चिंता है, सबकी परवाह है, सबका हितैषी हूं, सबके दुख सुख में भागीदार हूं। इसके बाद भी, इतना सारा काम होने के बाद भी, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। फिर भी अपने व्यक्तिगत जीवन में मुझे भी किसी से प्यार है, मैं भी उसके लिए समर्पित हूं। कोई दिक्कत? संसार के दायित्वों के साथ साथ कभी अपना व्यक्तिगत जीवन भी खराब नहीं करता। बहुत लोग कह देते हैं आजकल बहुत बिजी हूं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा हूं अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का। आज तो शादी है घर में, या ये हो गया है, मकान, हमारे तमाम लोग फेसबुक पे कहा करते हैं मकान बन रहा है, इसके कारण बिजी। कवि कहता है सारा भार लेने के बाद भी
मैं अपने जीवन में प्यार की कमी नहीं होने देता। अपनी नायिका के प्रति, अपनी प्रेमिका के प्रति मेरा प्यार अक्षुण्ण रहता है। आगे बढ़ते हैं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, गीत शैली है, ध्यान रखिएगा। छंद भले मुक्तक हो मगर गीत शैली है, गाया जा सकता है। कहते हैं कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, झनकृत शब्द आया, झंकार। कई झंकारें होती हैं अलग अलग। नर्तकी जो पायल पहने रहती है, घुंघरू पहने रहती है, पैर झटक दे तो एक झंकार वो होती है ना। एक झंकार और होती है। आपने कभी वीणा देखी है? वीणा, सितार इस तरह होते रखे हो जहां पर उनमें तार लगे होते हैं। और कृष्ण आगे कहा है, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, रूपक के माध्यम से कहता है। कहते हैं कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। आप किसी संगीत कक्ष में चले जाएं, अगर आपके विद्यालय म्यूजिक रूम हो, वहां जाइए और वीणा रखी हो, सितार रखा हो और उसकी एक तार में धीरज से उंगली पर अपने नाखून चला दीजिए, यूं करके जोर से, झंझनाहट हो जाएगी, पूरी तार हिल जाएंगे। कवि ने अपने शरीर को वीणा बता दिया। कहता है मेरा ये शरीर वीणा है। और वीणा के तार पता है क्या है? एक बात बताएं साथियों, जिस समय वीणा के तार टूट जाता है, वीणा बेकार हो जाती है। और ये शरीर रूपी वीणा का तार क्या है? इसकी सांसें हैं। जिस दिन सांस टूट जाएगी, श्वास श्वास पर हरि भजो, अरे वृथा श्वास मत खोए, ना जानो यही श्वास को आवन होए न होए। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, तो कहते हैं कर दिया किसी ने झनकृत, हमारे शरीर रूपी वीणा को किसी ने झनकार दिया। कैसे? जिनको छूकर। साथियों, आप 12th से कम के विद्यार्थी तो हैं ही नहीं, बड़े विद्यार्थी भी हैं। जब शुरुआत का प्रेम होता है, किशोरावस्था का प्रेम होता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, तो नायिका का टच भी, स्पर्श भी उसे एक झकझोर देता है। उसके रोए रोए खड़े हो जाते हैं। एक स्वाभाविक है, प्रेम आलिंगन होता है। उसी में कहता है किसी ने हमको स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही हमारे वीणा के तार, शरीर के तार झंझना उठते हैं, हलचल मच जाती है शरीर में। कर दिया किसी ने झनकृत, हमें झनकार दिया है किसी ने। कब? जिनको छूकर, हमारी वीणा रूपी तार हमें छूकर, हमें स्पर्श करके। अर्थात जब प्रेमिका हमको स्पर्श करती है, वो स्पर्श में आलिंगन भी हो सकता है, केवल स्पर्श भी हो सकता है, और चुंबन तक हो सकता है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, अरे मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं जिंदा हूं तो उसी के लिए ये दो तार सांसों के हैं, जिनमें प्रेम ही प्रेम है। हर समय प्रेम ही प्रेम मुख से निकलता है, मुझे उसकी याद रहती है। लेकिन मैं समाज के दायित्व का निर्वाह करता रहता हूं बराबर, उसको भूला नहीं हूं। मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं पंक्ति में। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। मैंने कहा था ना, बच्चन जी की कोई कविता ऐसी है ही नहीं कि जिसमें मदिरा या शराब की बात न हो। वो कहते हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता। अच्छा, मैं बता रहा था आपको, जग जीवन देख लीजिए यहां पर, है ना। तो जब जीवन आ गया, यहां पर भी आपको अनुप्रास मिल जाएगा। और यहां देखें सांसों के दो तार, यहां पर भी रूपक आ जाएगा। अब देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। स्नेह माने प्रेम, और सुरा माने शराब। बच्चन जी कहते हैं मैं शराब पीता हूं, मगर वो शराब बोतल वाली शराब नहीं है, वो तमाम प्रकार की बाजार में बिकने वाली मदिरा नहीं है। वो क्या है? स्नेह माने प्रेम। मैं स्नेह सुरा का पान किया कर, मैं प्रेम रूपी मदिरा पीता हूं, प्रेम की शराब पी। और जो प्रेम की शराब पी लेता है उसको क्या कहना है? मेरा इसका पहला पीरियड आपने वीडियो देखा होगा ना, प्रेम मद छाके पग परत कहां के कहां, वो भी तो लड़खड़ा रहे थे उधो भी। आज बच्चन जी कहते हैं मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान किया करता हूं, मैं प्रेम रूपी मदिरा पीता हूं, जिससे पूरा शरीर आद्यांत, नख से लेकर सिख तक मैं डूब जाता हूं उस नशे में। वो कौन सा नशा है? वो नशा है प्रेम का। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। और अगली पंक्ति में देखिए, आप उलझिएगा नहीं, कहते हैं मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। लीजिए, एक लाइन दूसरी लाइन काट दे रही है। कहते हैं मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, मैं इस संसार का कोई ध्यान नहीं करता। अभी क्या कहा था? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। और यहां कह रहे हैं मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। अरे इतना बड़ा कवि है, हम उस पर आरोप लगाने की भी हिम्मत नहीं पड़ती। क्या गलत लिख दिया? बच्चन जी हैं भी नहीं इस समय संसार में, अमर गायक हैं, अन्यथा चल करके पूछ लेते, मेल कर देते,
अरे बच्चन जी, ये तो बताइए, एक तरफ आप कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, पूरे संसार की चिंता है आपको, और इसी लाइन में आपने, उसी पैराग्राफ में आपने कह दिया मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। क्या गलत है क्या? नहीं साथियों, समझने की बात है। गाइड वाले भले ना आपको समझा पाए, मैं समझा रहा हूं। कहते हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं मदिरा का पान करता हूं, प्रेम रूपी शराब पीता हूं, प्रेम रूपी मदिरा पान करता हूं, प्रेम में डूब जाता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग का ध्यान का मतलब यह है दुनिया क्या कहती है, कहती रहे, बकती रहे। ये दुनिया है, ये तो कहेगी ही कुछ ना कुछ। आप अच्छा करेंगे तो कहेगी, बुरा कहेगी तो कहेंगे। ये दुनिया की रीति है। आप कुछ भी करें, अच्छा काम करेंगे उसमें बुराई निकलेगी, बुरा काम करेंगे वो तो बुरा है ही। तो मैं कभी न, दुनिया क्या कह रही है इसकी चिंता न करो। दुनिया में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन में 6 बार नाक कटवा देते हैं। उसकी नाक कट गई, उसकी बेटी नाक कटवा दी, उसके बेटे ना, अरे पता नहीं नाक है कि कोई प्लास्टिक सर्जरी है, वो दिन में 3 बार कटती है, 6 बार जुड़ जाती है। मैं नाक कट गई, नाक कट गई, नाक कट गई। ये दुनिया है, संसार है। तो कहते हैं मैं कभी न जग, प्रतीक्षा है, ध्यान रखिएगा, चिंता है, परवाह है, सबको अपनाते हैं, लेकिन जग के लोग हमारे विषय में क्या कह रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है। यही तो कहा था टैगोर जी ने, जब कोई साथ न दे तो एकला चलो रे। यहां पर वो बात है, हमारे प्रेम की अफवाह, मजाक उड़ाइए, हंसी उड़ाइए, मैं जग की बातों पर ध्यान नहीं देता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। क्यों नहीं जग की बातों पर ध्यान देते हैं उनको ध्यान रखने के बावजूद? कहते इसलिए कि जग पूछ रहा उनको, ये संसार है उनको पूछता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनकी सराहना करता है जो जग की गाते। सीधी सी बात है, जो जग की गाते, जो संसार की बड़ाई। अरे भाई गिव एंड टेक की पॉलिसी है, तो हमारी प्रशंसा कर दो, हम तुम्हारी प्रशंसा कर देंगे, स्वाभाविक है। आप सरकार कोई बुरी बात कह दीजिए, आप देशद्रोही हो जाएंगे, आपको जेल बंद मिल जाएगा। वही बात दूसरे पार्टी के लिए कह दीजिए, स्वाभाविक है, जो हमारी बड़ाई करेगा हम ही उसकी बड़ाई करेंगे। संसार का एक नियम है, जग पूछ रहा उनको, ये संसार तो उनकी प्रशंसा करता है जो संसार की प्रशंसा करते हैं, समय के साथ जो चलते हैं और उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, ढलते हुए सूर्य को नमस्कार भी नहीं करते। जैसी मौका देखते हैं वैसा ही बन जाते हैं। संसार तो उन्हीं की बड़ाई करता है, सच्चाई कौन देखता है? देखता ये है हमारी जय जयकार करो, हम तुम्हारी भी जय जयकार करेंगे। मैंने एक शेर पढ़ा था कहीं उर्दू में, आज काबिल वे बने हैं जो कभी काबिल न थे, अरे मंजिलें उनको मिली जो दौड़ में शामिल न थे। इसका मतलब यही है, तमाम बार आप देखते होंगे टेलीविजन पर, अन्य जगह ऐसे ऐसे कलाकारों का चयन हो जाता है, कहना नहीं चाहिए, जिनमें योग्यता की बहुत कमी होती है। इसलिए क्या है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। बड़े बड़े पुरस्कार उनको मिल जाते हैं, उनसे अच्छे अच्छे लोग बैठे रह जाते हैं। तो बच्चन जी कहते हैं मैं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जो संसार की गाते हैं। ये संसार उनको पूछता है, अरे मैं तो अपने मन का गान किया। बहुत सुंदर बात, मैं अपने मन का, मैं मनमौजी हूं, मैं वही करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। कवि की विशेषता होती है ना। धूल में मिलाता है, न चाहता जिसे है उसे, और चाहता जिसे है उसे अमर बनाता है। हम देखने नहीं गए कुंभकर्ण खराब था, हम देखने नहीं गए रावण खराब था, मगर अगर तुलसी ने लिख दिया तो हम उसको खराब मानेंगे। कौरवों की खराबी हमने देखा नहीं, मगर हम इसलिए मानते हैं क्योंकि व्यास जी लिख कर चले गए। कवि जिसको चाहता है उसको उठा देता है, जिसको चाहता है उसको गिरा देता है। वो कहते हैं मैं अपने मन का, क्यों कवि को ब्रह्मा कहा गया है। कवि ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा तो अपनी सृष्टि को बना देता है, मगर ब्रह्मा की सृष्टि पर भी कवि संदेह उठा देता है, पीड़ा उठा देता है। जब नहीं चाहता तो भगवान को भी अपनी परिधि में लाकर खड़ा कर देता है। कवि है, जब जो मन में आता है कृष्ण को चोर बना देता है, जब चाहता है राम को पत्नी की सजा देने वाला, तमाम दोष लगा देता है अपनी परीक्षा के लिए। ये तो मन की बात है। गांधी जैसे लोगों को गोली मारी जाती है, ये तो कवि की बात है, मन की बात है, कल्पना की बात है समाज की। कहते हैं मैं अपने मन का गान। कवि अपने मन का गान का मतलब ये अपनी कल्पना है, अपनी कल्पना से संसार बनाते हैं। कवि को भगवान की भी कल्पना कभी कभी अच्छी नहीं लगती है और वो सीधा कह देता है। तुलसी ने कह दिया था, कृष्ण से प्रणाम करने को मना कर दिया था मथुरा जाकर के, और कह दिया था कहा कहूं छवि आजू की, अरे भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। मैं नहीं, आज समय देश में अत्याचार हो रहे हैं और तुम बांसुरी बजाकर नृत्य कर रहे हो।
ये तुलसी तब मस्तक आपको झुकाएंगे जब तुम अपने हाथों में धनुष और बाण ले लोगे। तो साथियों, कहने का आशय ये, कवि की अपनी कल्पना होती है, कवि अपने हिसाब से कार्य करता है। बच्चन जी भी कहते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। ये 2 छंद हुए। तीसरा चरण और लेते हैं आपके सामने, ध्यान रख रुकिएगा। एक चरण और ले लेता हूं, और तीसरा चरण है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। उपहार लिए फिरता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कहते हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। वो कहते हैं हमारी कविता, हमारी भावनाएं, हमारी विचारधारा मैंने चोरी नहीं की है। निज उर के, हमारे ही हृदय के उद्गार हैं, हमारे व्यक्त करे हैं। हम किसी की नकल करके, चोरी करके इधर उधर नहीं लाते। कई बार होता है ना, हमने कहा कहीं अपना मौलिक विचार, बोले सदा सत्य बोलो, लो बैठ जाओ, झूठ बोल रहा है। सत्य बोलने वाली बात गांधी ने बहुत पहले कह दी थी। कहीं गांधी सत्यवादी थे, गांधी ने सत्य अहिंसा का प्रचार किया था, बैठ जाओ। गौतम बुद्ध ने बहुत पहले अंगुलीमाला से टाइम में कर दिया था। कहने का आशय ये कि कोई चीज मौलिक नहीं होती। कभी कहता है कि मैं किसी दूसरे के चोरी किए हुए विचार नहीं रखता। मैं निज उर के उद्गार, जो मेरा मन अच्छा कहता है, हम नहीं चिंता करते कौन क्या कहेगा, पहले कह चुका है। मैं निज उर के, अपने हृदय के उद्गार विचारों को लेकर चलता हूं। और यही नहीं, जरा अगली पंक्ति में देख लीजिए, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। साथियों, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें उपहार मिलता है, गिफ्ट मिलता है, पुरस्कार मिलता है, प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, सम्मान पत्र मिलता है। कभी कहता है मैं किसी संसार के, समाज के लोगों की सर्टिफिकेट पर निंदा नहीं रहता। हमारे हृदय के विचार हैं और हमारा हृदय ही जो उपहार देता है, अर्थात जब मुझे लगता है ये काम सही है। कई बार ऐसा होता है, हमको समाज में हमने नकल करके पास हो गए, फर्स्ट क्लास आ गए, टॉप कर लिया, मगर हमारा मन जानता है कि ये वास्तव में ईमानदारी का फल नहीं था। यदि हमसे अच्छा मन कोई नहीं, अपनी बात हम खुद जानते हैं। कबीर ने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अरे जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कहते मैं निज उर के उपहार, जो हमारा हृदय हमको उपहार देता है, जब एकांत में लेटते हैं और हमें लगता है कि ये काम मैंने बिल्कुल सही किया था, एक गरीब की मदद की थी, एक सच्चाई का रास्ता अपनाया था, भले ही हमको सजा हो जाए। भले आपने नमक कतरुआ कहानी पढ़ी होगी, है ना। मुंशी प्रेम बंशीधर जी क्या है, उन्हें लगता है मैंने सच किया, और सच का परिणाम बाद में होता है, जब लौट करके आके उनको सब कुछ मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। कभी कहता है मैं निज उर के, अपने हृदय के उद्गार रखता हूं, और उपहार भी दूसरे के दिए हुए नहीं कि दूसरा दुनिया बड़ाई कर देगी बहुत जल्दी। सैकड़ों लोग जो सामने उसकी प्रशंसा होती है, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। मैं दूसरे के नहीं, अपने हृदय जो हमको कहता है बहुत अच्छा किया तुमने, वही उपहार लेते हैं। कहते हैं ये अपूर्ण संसार, अरे ये संसार अपूर्ण है, पूरा नहीं है। क्या फर्क, आज किसी को अच्छा कहता है, कल किसी को दूसरा कर देता है। जब हम सत्ता में होते हैं दूसरी बात करते हैं, जब हम विपक्ष में होते हैं दूसरी बात करते हैं, वही बात होती है, समय में बदल जाती है। कभी कहता है ये अपूर्ण संसार अपूर्ण है, कहीं पूर्णता नहीं है, उसी बात पर किसी को सम्मान मिल जाता है। एक व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है और उस कत्ल करने वाले को फांसी होती है। दूसरा व्यक्ति जल्लाद, जब जो कत्ल कर रहा, जो जिसको फांसी देता है, उसको उस बात का इनाम मिलता है। कभी कहता है ये अपूर्ण संसार, ये संसार अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, सब यहीं का यहीं छूट जाना है, न मुझको भाता, मुझको अच्छा ही नहीं लगता है संसार। सांसारिक बातें, सांसारिक वैभव, सांसारिक धन दौलत, रहन सहन, लोगों की बातें, है ना,
हमों कहाब ठकुर सोहाती, मंथरा ने कभी कहा था। जो ठाकुर को अच्छा लगेगा, जो राजा को अच्छा लगेगा, मैं वही कहूंगी। वो कहते ना, संसार मुंह देखी करता है, सामने प्रशंसा करता है, इसलिए न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं स्वप्नों का संसार कह रहे हैं, स्वप्नों का संसार, अपनी कल्पना का संसार। कभी कल्पना जगत का प्राणी होता है, मैं कल्पना का संसार लेकर आगे बढ़ता हूं, कल्पना के संसार के सहारे जिंदा रहता हूं। जो हमारी काल्पनिक गीत हैं, जो हमारी कल्पना है, मैं उसी को देखता हूं। कवि ने बड़ी सुंदर बात की थी, है ना, कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, पूरे संसार का भार लेकर चलता है, फिर भी अपने प्यार को बरकरार रखे है। कविता पूरी प्रेम और रस में डूबी हुई है, इसके बावजूद समाज के दायित्व के साथ कविता लेती है। मैंने आपको कुछ बातें बताई। भाई ये मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। यहाँ पर आपने देखा खड़ी बोली है, श्रृंगार रस है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है ना। ये विशेष बात कविता में थी। अभी कविता चलती रहेगी। मैं समझता हूं आज के लिए इतने में ही आपको विराम देना जरूरी होगा। इतना तैयार कर लीजिएगा, और इतना तैयार करने के बाद जब अच्छी तरह तैयार हो जाए, ये नहीं दूसरा वीडियो फिर देखने लगे, इतना करने मैं डालूंगा ही नहीं आज वीडियो, इसलिए दूसरा वीडियो आप तब देखें इसके बाद जब आप उतनी कविताओं को तैयार कर चुके हों। और इसी के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।